हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे हमारे गाउट का अगला पार्ट, जिसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे गाउट के क्लासिफिकेशन और उस गाउट को ठीक करने वाले जितने भी ड्रग्स हैं यानी एंटी गाउट ड्रग्स हैं उनका हम कौन कौन सा बेसिक क्लासिफिकेशन है। और साथ में हम देखते चलेंगे क्या कि जो भी एंटी गाउट ड्रग्स हैं वो क्या क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं, यानी उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम शॉर्ट में गाउट के बारे में हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। गाउट क्या होता है? गाउट एक ऐसा मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी में से यूरिक एसिड का जो लेवल है वो ज़्यादा एलिमिनेट नहीं हो पाता है वाया यूरिन। तो जब एलिमिनेट नहीं हो पाता है तो क्या होता है, ब्लड में जो इसका कंसंट्रेशन है, ब्लड में कंसंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इनका जो सेचुरेशन पॉइंट है, जो इनका सेचुरेशन लेवल है, वैल्यू है, वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती हैं। 2 से 6 mg/dl से ऊपर हो जाती हैं। तो ये जो गाउट जो हमारे ब्लड में डिज़ोल्व है वो धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग आपके बॉडी के निचले पार्ट में, जहाँ पे जॉइंट्स हैं, खास करके पैरों में और हाथों के उंगलियों में, फिंगर्स में, ये क्या होते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। क्योंकि ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल हैं वो क्या है, वाटर में सॉल्यूबल नहीं है, इसलिए क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। दूसरा ये कि अगर किसी कारण से पर ऑक्सीडेज की जनरेशन होने के कारण हमारी बॉडी का उस पर्टिकुलर पार्ट्स का जो पीएच है, जहाँ पे वो डिपॉजिट होने वाले हैं, वहाँ पे जो पीएच है क्या है, कम होने लगता है। और इस कम पीएच होने की वजह से उस बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट्स में जो डेवलप हुआ है वो बहुत ही अच्छा काम करता है किसका, गाउट को डिपॉजिट होने के लिए, या यूँ कहें कि यूरिक एसिड को डिपॉजिट होने के लिए। तो उसमें क्या होता है, गाउट बनता है। ये जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल है क्या होता है, वहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। ये जो यूरिक एसिड का क्रिस्टल है वो क्या होते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर ये क्रिस्टल है तो इनके जमा होने की वजह से जो हमारे बॉडी के ल्यूकोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स हैं, वो क्या होंगे, एज अ फॉरेन पार्टिकल हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। और जब हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड यानी हमारी एंटीबॉडी इनको एंटीजन की तरह ट्रीट करते हैं तो इनकी कोशिश यही रहती है कि एज पॉसिबल उनको अपने बॉडी से एलिमिनेट किया जाए, इनको न्यूट्रल किया जाए। इसी प्रोसेस से अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे फैगोसाइटोसिस होने का काम करते हैं, लिकोट्रीन सीक्रेट होते हैं। और जब लिकोट्रीन सीक्रेट होते हैं तो आगे जा कर के जो आपका इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है, इन्फ्लामेशन का जो कैस्केड है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। इसके बारे में प्रोस्टाग्लैंडिन और NSAID में डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। जैसे ही इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा, जैसे हमारे लिकोसाइटिक सेल है, फैगोसाइटोटिक सेल है, उनका क्या होगा, रप्चर होना शुरू हो जाएगा। और ये आगे जा करके क्या करेंगे, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, पस और पेन, इन सब का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। और उस पर्टिकुलर पर्सन को जिस भी पर्टिकुलर पार्ट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन हुआ है उनके मूवमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। हमने आपको पिछले वीडियो में उसकी इमेज भी दिखाए थे, उनको डायग्राम भी उनके दिखाए थे, और उसके साथ में हम क्या करें, क्लासिफिकेशन के तरीके से उनको समझाने के लिए एक फ्लो चार्ट भी हमने दिखाया था। तो ये हो गया बेसिक प्रॉब्लम ऑफ गाउट। अगर हम चाहते हैं कि इस गाउट को हम ट्रीट करें तो 2 चीज़ों को जानना जरूरी है कि गाउट के कितने टाइप्स होते हैं, और गाउट की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो ड्रग हम यूज़ करते हैं उसका काम करने का तरीका क्या है, वो किस किस जगह पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, जो उनकी बायोसिंथेसिस को इफेक्ट करके एंटी गाउट इफेक्ट शो करते हैं। जो ड्रग यूज़ करते हैं उनके काम करने का तरीका क्या है, वो किस जगह पे काम करते हैं, जिस बायोसिंथेसिस को अफेक्ट करके वो अपना एंटी गाउट इफेक्ट शो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं गाउट को उनके एक्यूरेंस के अकॉर्डिंग। तो 2 तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्या होता है, एक्यूट गाउट, और दूसरा होता है क्रोनिक गाउट। एज यूजुअल जैसे हमने आपको बताया हुआ है कि बेसिक मीनिंग ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक क्या होता है। एक ऐसा कंडीशन जो स्लोली डेवलप होता हो, जो लंबे समय तक चलता हो और उसको ट्रीटमेंट में भी उसके लंबा समय लगता है, तो वो क्या कहलाएगा, क्रोनिक कहलाएगा। और ऐसे कंडीशन हो जो एजली डेवलप हो लेकिन आगे जा कर के प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट जल्दी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू क्रोनिक कंडीशन। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्यूट कंडीशन। इन दोनों में मेजर डिफिनेशन ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्रोनिक कंडीशन हो गया है, क्रोनिक अर्थराइटिस हो गया, लंबे समय तक चला आ रहा है, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो लंबे समय तक चला आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, जब उनके एक्यूरेंस को, जब उनके प्रॉब्लम के होने को लंबा समय लग रहा है तो उनके ट्रीटमेंट में भी क्या होगा, लंबा समय लगेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको जो भी डाउट हो वो क्या हो, क्लियर हो जाए। अगर मुझे आज सर्दी खांसी नहीं है, कल सर्दी खांसी हो रही है, तो ये क्या है, एक्यूट कोल्ड, एक्यूट फ्लू, ये प्रॉब्लम है।
और इसके बाद हम एंटीपायरेटिक ड्रग लेंगे, एंटी कोल्ड वाइज ड्रग लेंगे, तो विदिन 2 से 3 डेज़ वो क्या होगा, रिपेयर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, एक एक्यूट प्रॉब्लम है। लेकिन किसी को अर्थराइटिस होगा, यानी कि जॉइंट में प्रॉब्लम होगा, तो आज नहीं हो है तो कल डेवलप हो जाएगा, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। ये धीरे धीरे उनके इन्फेक्शन होने की वजह से धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और ये प्रॉब्लम जब धीरे धीरे लंबे समय तक बढ़ जाएगी, जब कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि आपने 4 से 6 दिन दवा ले रही थी वो ठीक हो जाएगा। इसको क्या करना है, आपको लंबे समय तक वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तब तक जब तक ये सही नहीं होगा तब तक हमको उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। वो इससे क्या होगा, ठीक नहीं होने देगा, बस इसको क्या करेगा, उसके लेवल को कम करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। तो ये क्या है, डिफरेंट बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक। तो ऐसा कंडीशन जिसमें तुरंत डिपॉजिट हो रहा है यूरिक एसिड आपके जॉइंट्स में, तो 24 आवर या 48 आवर्स तक हम उसको NSAID, जिसके में काफ़ी सारे ड्रग्स हैं, तो अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो गाउट के चांसेस को क्या करेगा, एक्यूरेंस को क्या करेगा, कंट्रोल तो कर सकते हैं, एक्यूरेंस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी इसी कंडीशन में ये जो लंबे समय तक इनका जो डिपोजिशन होता रहा है और ये एक सिमिलर आपके जो हाथों में ये जो गांठों जैसा स्ट्रक्चर बना ले, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में इमेज दिखाया था आपको, तो वहाँ पे क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये उंगलियों के जॉइंट्स हैं जो ये, तो इनमें क्या होगा, डिपॉजिट होगा और इसमें क्या होगा, स्वेलिंग होने लगेगी। तो इनको कट लगाने की वजह से अंदर से काफ़ी सारे क्रिस्टल निकलेंगे अगर इसको कट किया जाए तो, जो कि तभी पॉसिबल है जब वो लंबे समय तक चला आ रहा हो। तो ये क्या होगा, हमारा क्रोनिक गाउट। तो हम इस वीडियो में देखने लगने वाले हैं क्या कि एक्यूट गाउट और क्रोनिक गाउट के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्यूट गाउट के बेसिक कारण से। तो पहला और इम्पॉर्टेंट कारण है वो क्या है, क्रोनिक अल्कोहल। ऐसा कोई पर्सन जो लंबे समय तक अल्कोहलिक का एडिक्शन हो चुका है, अल्कोहलिक पर्सन बन चुका है, तो इनमें क्या होगा, ये ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं किसके, कि उनके यूरिक एसिड का उसमें लेवल बढ़ता जाए और यूरिक एसिड क्या हो, डिपॉजिट होता शुरू हो जाए और डिफरेंट जॉइंट में, खासतौर से ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग उनके पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगेंगे और उनके हाथों के बीच में भी क्या होंगे, यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगेंगे। तो ये गाउट की प्रॉब्लम है, काफ़ी इंटेंसिव है, काफ़ी सेंसिटिव तरीके से पेन के परसेप्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब भी मूवमेंट होगा तो उनके पेन के परसेप्शन को क्या करेगा, उसमें क्या होगा, पेन होने लगेगा। अगर आप उसको टच भी करेंगे तो क्या होगा, उनको अच्छा खासा पेन होगा, उनको पेन की फीलिंग आएगी। तो जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। अगर हम दूसरे कारण की बात करते हैं तो वो क्या है, ये जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको हमने बताया था कि गाउट का, तो यहाँ पे उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरा जो कारण है वो क्या है, प्यूरिन रिच डाइट। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस प्यूरिन रिच डाइट? कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पिछले वीडियो में बायोसिंथेसिस के पाथवे में देखा होगा तो उसके एलिमिनेशन को देखा होगा, तो आपको ये जानने में आसानी होगी कि शॉर्ट में हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस कर देते हैं कि जब प्यूरिन का मतलब ये है कि ये एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है आपके जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का, आरएनए का, या तो किसी ऐसे डाइट का जिसमें प्रोटीन का लेवल क्या हो, ज़्यादा होता हो। इनके ब्रेक डाउन, इनके मेटाबॉलिज्म में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा क्या है, प्यूरिन है। यही प्यूरिन आगे जा करके हाइपोजैंथीन से जैंथीन बनने का कारण होता है। प्यूरिन आगे चल करके हाइपोजैंथीन और यूरिक एसिड में बनना स्टार्ट होता है। तो एक प्रकार से कहिए कि यूरिक एसिड को बनने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, प्यूरिन है। प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आगे जा करके जो हाइपोजैंथीन है, जैंथीन है, और जब ये दोनों बनेंगे तो अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट हो गया क्या कि प्यूरिन का लेवल, प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है, ज़्यादा इनका कंजप्शन होता है, तो वो आपके गाउट का कारण हो सकता है। तब प्रिस्क्रिप्शन हम देना चाहें तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, तो जब हम कभी भी अपने बॉडी में यूरिक एसिड की डायग्नोसिस कराते हैं और जब ये कंफर्म होता है कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो रहा है या ज़्यादा हुआ है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ ये सजेशन करता है कि आपको ऐसे फूड को कम करना होगा जिनमें क्या है, प्रोटीन का लेवल वो सबसे ज़्यादा होता है।
अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे कि फ़िश, जो मछलियाँ लोग खाते हैं उनको कम करना चाहिए। और ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जो वेजिटेरियन हैं, इनको जो दाल है, मिल्क है, जिनमें प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको भी कम करने की सलाह दी जाती है। तो रीज़न यही है कि प्यूरिन ज़्यादा होगा, प्रोटीन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल वो स्टार्ट हो जाएंगे डिपॉजिट होना। नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड क्या है, किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ को इस तरह से समझा जा सकता है कि दो चीज़ें हैं इसमें। अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ का लेवल ज़्यादा हो रहा हो या साइमल्टेनियसली इनका एलिमिनेशन भी एक्विवेलेंस के फॉर्म में हो रहा है तो देयर विल नो प्रॉब्लम। अगर जिसमें जितना भी ये ज़्यादा होगा उतना ही एलिमिनेट होगा। लेकिन इसी कारण से अगर इनकी सिंथेसिस जो है, इनका जो स्टोर है, इनका जो डिपोजिशन है, इनका जो एक्यूमुलेशन है, इनका जो कंसंट्रेशन है, वो एलिमिनेशन के कोरिस्पॉन्डिंग ज़्यादा हो रहा हो तो डेफिनेटली इनका डिपोजिशन होगा ही होगा। लेकिन इस केस में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के केस में, जो हमारे गाउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो यूरिक एसिड हैं, इनकी जो बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, जो इनका बनने का कॉन्सिक्वेंस है, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन उनका ज़्यादा होगा। तो यही कारण है क्या, इनका डिपोजिशन ज़्यादा होगा। किडनी आपकी जो प्रॉपर यूरिन को बनाने और बॉडी से बाहर निकालने के 3 मेन प्रोसेस है, आपका फिल्ट्रेशन, आपका रीएब्जॉर्प्शन और आपका सिक्रीशन। इनमें से किसी भी स्टेप्स में किसी का मोर फंक्शन देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली ये यूरिक एसिड को आपके यूरिन के साथ बॉडी से आपके बाहर ज़्यादा एलिमिनेट नहीं करेगी। अगर ज़्यादा एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम प्रॉब्लम तो डेफिनेटली इनका जो लेवल है वो आपके ब्लड में ही बनेगा। तो किडनी का काम यही है कि ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उनको क्या करना, उनको फिल्टर करने का काम करती है। अब जिसका काम क्या है, फिल्टर करना है। फिल्टर करके जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको क्या करना है, बॉडी से बाहर निकालना है। अगर ये प्रॉपर तरीके से अपना मेन काम यानी कि फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, ब्लड प्यूरिफाई कैसे करेगा, ब्लड फिल्टर कैसे करेगा। और जब ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो क्या, ब्लड में जो यूरिक एसिड है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे जो उनका कंसंट्रेशन है, वो उनका सेचुरेशन जो पॉइंट है वो 2 से 6 मिलीग्राम जो नॉर्मल वैल्यू है वो क्या होगा, धीरे धीरे कंसंट्रेटेड होते हुए आपके जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये क्या है, एक मेन प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये कुछ मेन कारण है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जिस भी प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी उसी प्रॉब्लम में होता है। तो आपने देखा कि ये कारण है प्रॉब्लम होने की, अगर इसी कारण को हम मिनिमाइज़ कर दें या एलिमिनेशन करें तो प्रॉब्लम आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। अगर हम प्रिवेशनली पॉइंट के थ्रू हम देखते हैं तो क्या होगा, अल्कोहल को अगर स्लोली डिग्रेड कर दें, आप उसको अवॉइड करना शुरू कर दें, आप विड्रॉ कर दीजिए अल्कोहल को स्लोली। अगर आप सडन करते हैं तो वो क्या करेगा, प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। दूसरा जो ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन का लेवल आपका बढ़ रहा है डाइट में, तो उसको भी थोड़ा सा जो टेस्ट है, आपका जो इंटरेस्ट है, उनको क्या करें, थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं और अपनी डाइट को प्रॉपर करते हुए कम कर दें। अगर ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है तो कोशिश करिए कि कोई हेल्थी डाइट लें। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उनको क्या करें, आप फॉलो करें। फिर भी अगर ये नहीं होता है तो आपके जो फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन है जो वो तो है ही, उनको हम देख भी लेते हैं कौन कौन सी हैं। कोलचिसिन और NSAID। सबसे पहले हम NSAID की बात करते हैं तो NSAID जिसको हमने इससे पहले भी हमने बताया था, जिसको हम इसका पूरा नाम क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग जो इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और इन्फ्लामेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हमारा फैक्टर है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इस तरह से जो NSAID हैं वो क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके आपके इन्फ्लामेशन और एज वेल एज क्या आपके पेन को कम करते हैं। अगर आपने ध्यान से फ्लो चार्ट को देखा होगा पिछले वीडियो में एलिमिनेशन को, तो वहाँ पे क्या लिखा है, तो आपने अल्टीमेटली लास्ट चीज़ को आप देखेंगे तो क्या है, लास्ट में आपने साफ साफ देखा था क्या, गाउट का इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होगा वहाँ पे, तो अगर हम NSAID की बात करते हैं तो उस इन्फ्लामेशन को, उस पेन के परसेप्शन को कहीं ना कहीं कम कर देंगे। तो एक ये प्रिवेंटिव मेथड है, ये एक पहले ट्रीटमेंट के मेथोडोलॉजी है NSAID। इनको यूज़ करके हम आपके इस गाउट के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। ये एक्यूट गाउट के प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी ड्रग्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं NSAID के टॉपिक्स में। इनमें जो मेन ड्रग यूज़ होता है वो क्या है, इंडोमेथासिन है। जो इंडोमेथासिन है वो काफ़ी हद तक काफ़ी सारे कंट्रीज़ में बैन किए जा चुके हैं।
बट अभी भी कई जगह ये गाउट के केस में मेजर तरीके से यूज़ किए जाते हैं। एस्प्रिन आपके NSAID का ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। गाउट के केस में इस जो आपका एस्प्रिन है इसको यूज़ नहीं किया जा सकता, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्या है कंट्रा इंडिकेशन? कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें आप इस चीज़ को नहीं ले सकते, जिस चीज़ को नहीं ले सकते हैं, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें आप एस्प्रिन को नहीं ले सकते हैं, वो कंडीशन कंट्रा इंडिकेटेड कहलाता है। तो गाउट वो कंडीशन है। तो गाउट के केस में क्या करेंगे, आप किसको नहीं ले सकते हैं? एस्प्रिन को। एस्प्रिन है जो कहीं ना कहीं आपके मेन पार्ट होते हैं जो किडनी कलेक्टिंग ड्रग, उसमें ही यूरिक एसिड के डिपोजिशन को क्या कर सकते हैं? अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोलचिसिन की। बेसिक लाइन में हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कोलचिसिन वो क्या है? प्लांट एल्कलॉइड्स है। ये प्लांट एल्कलॉइड है और साथ साथ में आपके सेल का जो डिवीज़न है उनको भी क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। आपके जो ल्यूकोसाइट्स हैं इनके माइग्रेशन को भी या इनके मूवमेंट को भी, इसी को हम एक्स्ट्रावेसेशन भी कहते हैं, इनको भी क्या करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं। अल्टीमेटली ये आपके डीफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ल्यूकोसाइट के। तो ये कुछ बातें हैं। हम मूव करते हैं क्या? क्रोनिक गाउट में। व्हाट इज सिंपल मीनिंग ऑफ क्रोनिक गाउट? एक ऐसा गाउट जो कि लंबे समय के बाद डेवलप हो रहा हो, धीरे धीरे स्लोली डेवलप हो रहा हो, और उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको रोकने के लिए अगर हमको लॉन्ग टाइम लग रहा है या लंबा समय लग रहा है, ये उसमें क्या होगा? एक लंबा डोज फॉलो करना पड़ता है। तो सिंपली इस कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं? क्रोनिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर केस में हम बात कर सकते हैं, तो क्रोनिक गाउट हम कह सकते हैं। तो ये देख लेते हैं कि इस क्रोनिक गाउट के क्या कारण हो सकते हैं। जो पहला क्या है वो है जेनेटिक डिफेक्ट। कहने का मतलब यह है कि ऐसा कंडीशन जिसका रिजल्ट इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी कि यहाँ पे जो वो कंडीशंस है वो आपके प्यूरिन के सिंथेसिस को क्या करे? इंक्रीज कर दे, जैसा कि हम सेकंड पॉइंट में देखने वाले हैं। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपका जो बेसिक जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA है या RNA है? और ये जो DNA RNA कहीं ना कहीं प्रोटीन के कंपोनेंट हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि DNA और RNA के फ्रेगमेंट के बनने की वजह से आगे जाकर क्या करते हैं? प्यूरिन्स बनते हैं। इनके जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? प्यूरिन बनेंगे। तो एक ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट जिसमें प्यूरिन का बनने का प्रोसेस है वो ज़्यादा हो, जो उनकी सिंथेसिस हो वो ज़्यादा हो, तो आगे का पूरा जो प्रोसेस है वो क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ज़्यादा ब्रेकडाउन होंगे, ज़्यादा प्यूरिन बनेंगे, तो आगे जाकर क्या बनेगा? ज़्यादा अमाउंट में हाइपोजेंथीन बनेंगे। हाइपोजेंथीन क्या करेंगे? ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में क्या होंगे? जैंथीन बनेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? यूरिक एसिड बनाएंगे, और यूरिक एसिड जब ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे। तो ये एक पहला कारण हो गया। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या? लेच-निहान सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है, ये ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम है जिसको हम बोल सकते हैं इट इज़ अ हेरिडेटरी प्रॉब्लम। इसमें एक ऐसा कंडीशन डेवलप होता है जिनकी वजह से जो यंग हैं, एडल्ट हैं, इनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि जॉइंट्स में गाउट का कारण का जो मेन प्रॉब्लम है, यानी कि यूरिक एसिड जो है उनका जो डिपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एबनॉर्मल तरीके से, अनसर्टेन नॉन रीजन की वजह से, एक जेनेटिक फैक्टर के प्रॉब्लम की वजह से। ये दूसरा हो गया ये आपका कारण। तीसरा कारण क्या है? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ें एक दूसरे को जस्टिफाई करती हैं। तो अगर वो कारण अल्टीमेटली आपके रिजल्ट में डिफरेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो यूरिक एसिड को बनने के प्रोसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं, या उसको बनने के प्रोडक्शन का या कोई भी कारण हो, वो आपके क्रोनिक गाउट के लिए बहुत हद तक क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हो गए उनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ क्रोनिक गाउट। इनके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर। इनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये जो यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर हैं वो क्या हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कभी भी किसी भी टॉपिक को समझने के लिए ऑटोमेटिक वो आपको आंसर देना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ गए हैं तो ये आपको बहुत ही ईजी मिलेगा, समझ में आएगा। यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, जब यूरिक एसिड के सिंथेसिस की बनने की ज़्यादा होने की वजह से जब यूरिक एसिड बन रहा था और गाउट बन रहा था, तो अगर हम नहीं चाहते कि गाउट हो
यूरिक एसिड बने तो यूरिक एसिड के बनने के प्रोसेस को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ऐसे ड्रग यूज़ करेंगे कि जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को क्या करें, कम करते हों, अफेक्ट करते हों। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने का तरीका या फिर मेडिसिन हो गई। इसमें एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट क्या है, एलोप्यूरिनॉल। ये काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा, हमने पिछले वीडियो में भी आपको इसको बताया था इसके बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं वो क्या है, एलोप्यूरिनॉल। दूसरा जो ड्रग का क्लास है वो क्या है, यूरिसेरिक ड्रग, यूरियोसेरिक ड्रग। अरे यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है तो अगर किसी तरीके से हम उस ज़्यादा यूरिक एसिड के लेवल को यूरिन के थ्रू हम बाहर निकाल दें या उसके लेवल को एलिमिनेट करके कम करें तो भी आप क्या करेंगे, उसको ठीक कर सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल है यूरियोसेरिक ड्रग्स का। जब यूरिक एसिड को एलिमिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं, दोनों चीज़ें एक जैसी, अगर या तो आप प्रोडक्शन को, सिंथेसिस को कम कर दें या इनके एलिमिनेशन को क्या करें, इंक्रीज़ कर दें, बूस्टअप कर दें, तो जो आपका अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो आपके ट्रीटमेंट का सबसे सही या इम्पोर्टेंट तरीका होगा। अगर आप उनके एलिमिनेशन को फास्ट अप करते हैं तो भी आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। यूरिकोसेरिक ड्रग ऐसी ड्रग हैं जो एलिमिनेशन को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं लेकिन एक मॉडल तरीके से आपके बॉडी में, आपके ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और जब यूरिक एसिड का लेवल कम होता जाएगा तो आगे का जो पूरा कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होगा, रिस्पेक्टिवली कम होता जाएगा। इनके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल जो है इनका प्रोबेनेसिड, दूसरा है सल्फाइन पायराजोन। ये क्या है, इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। जो कोलचिसिन है ये प्लांट एल्कलॉइड्स है, ये काफ़ी हद तक ये आपके गाउट की प्रॉब्लम को कम कर सकता है, लेकिन जो इसका काम करने का तरीका है वो यूरिक एसिड के सिंथेसिस को अफेक्ट करना नहीं है। ये यूरिक एसिड के एलिमिनेशन को भी फेलिसिलेट करना नहीं है। इसका काम है जो आप देख सकते हैं कि जैसे भी यूरिक एसिड बन जाएगा, यूरिक एसिड के बनने के बाद जो हमारे बॉडी के ल्यूकोसाइड है, न्यूट्रोफिल्स है, ये इनको क्या करेंगे, इंगल्फ करने की कोशिश करेंगे। इनकी वजह से आपके इन्फ्लामेशन का जो कॉस्केड है, जो इसका प्रोसेस है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली पेन, परसेप्शन, इन्फ्लामेशन देखने को आपको मिलेगा। जो हमारा एलोप्यूरिनॉल के बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट ड्रग है कोलचिसिन, वो यहीं पर काम करते हैं। एलोप्यूरिनॉल के बाद में कहने का मतलब ये है कि एलोप्यूरिनॉल पहले काम करता है। लिकोट्रीन कम बनेगा तो डेफिनेटली हमारे आखिरी का जो स्पेसिफिक जो हम देख रहे हैं गाउट का इन्फ्लामेशन वो भी कम हो जाएगा। तो ये उसके काम करने का मेन स्ट्रेटजी है। सबसे पहली चीज़ हम देख लेते हैं बाइंड टू ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन क्या है, ये माइक्रो ट्यूबुलर प्रोटीन है। सबसे पहला चीज़ देख लेते हैं कि ये बाइंड होता है ट्यूबुलिन से। ट्यूबुलिन क्या है, ये माइक्रो ट्यूबुल प्रोटीन है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जब आपने सेल डिवीज़न माइटोसिस पढ़े होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो ये जो बाइंड होता है ट्यूबुलिन से और बाइंड होने के बाद क्या इफेक्ट्स वो करता है, ये कॉज करता है डीपोलीमराइजेशन। डीपोलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना, डिस्ट्रैक्ट करना, ये उनके काम करने के तरीके हैं। जब वो डिस्टर्ब होंगे, जो आपके सेल डिवीज़न को इनिशिएट करेंगे, फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं तो उनको हम जब डिस्टर्ब करेंगे तो डेफिनेटली सेल डिवीज़न में क्या होगा, डेफिनेटली सेल डिवीज़न में दिक्कत होगी। दूसरा स्टेप जो है हमारा डीपोलीमराइजेशन। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि ये आपके डिस्टर्ब करेगा किसको, आपके सेलुलर फंक्शन को। सेलुलर फंक्शन को जो सेल डिवीज़न का रिस्पॉन्सिबल था उनको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा मोबिलिटी ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। ये आपने आगे भी देखा था क्या NSAID के सेकेंड पार्ट्स में भी आपने देखा था क्या, डिक्रीज मोबिलिटी ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। इसके बाद क्या होगा कि अगर ये मोबिलिटी ऑफ ग्रैनुलाइट को हम डिक्रीज करेंगे तो माइग्रेशन भी कम होगा। जो इनका मार्जिनेशन है, जो इसका एक्स्ट्रा वसेशन है, जब ये कम हो जाएगा तो ग्रैनुलोसाइट उस साइड पे जहाँ पे यूरिक एसिड बना हुआ है, जहाँ पे यूरिक एसिड डिपॉजिट हुआ है, वहाँ पे इनका मूवमेंट कम होगा। तो जब इनका मूवमेंट कम होगा तो फैगोसाइटोसिस एज वेल एज जो इनका इन्फ्लामेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर ग्रैनुलोसाइट को हम अगर कम कर दें तो डेफिनेटली जो इन्फ्लामेशन को शुरुआत करने वाले जो स्टेप्स हैं इन्हीं को आप क्या कर सकते हैं,
कम कर सकते हैं। कोल्चिसिन है वो आपके सेल डिवीज़न को क्या करेगा, ब्लॉक करता है। खास तरह से क्या करता है, माइटोटिक स्पेंडल है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है और सेल डिवीज़न को क्या करता है, कम करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये उन जगह भी यूज़ हो सकता है जहाँ पे आप नहीं चाहते कि सेल का डिवीज़न हो, सेल का मल्टीप्लिकेशन हो। तो यहाँ पे इस तरह के जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो अगला जो इनका एक्शन है वो क्या है, कोल्चिसिन इनहिबिट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ल्यूकोटेरिन्स। ये अल्टीमेटली इनके सिंथेसिस के या इनके रिलीज़ को कम करेंगे, और जब ल्यूकोसाइट का सिंथेसिस या रिलीज़ कम होगा तो गाउट का जो प्रॉब्लम है वो भी डेफिनेटली कम हो जाएगी। ड्रग का क्लासिफिकेशन वो हमने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इनके बारे में, फ्लो चार्ट के बारे में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है फर्स्ट पार्ट में, और आपको शॉर्ट में हम डिक्टेट कर देते हैं कि पहला हमारा जो डीएनए आरएनए है, जो डाइट के थ्रू जो हमारे आ सकते हैं वो आपके प्यूरिन्स हैं, ये प्यूरिन बनेंगे। फिर ये आगे जा करके आपके हाइपोजैंथीन बनेगा। ये हाइपोजैंथीन जो आपका जैंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में क्या बनेंगे, जैंथीन। फिर वापस आपके जैंथीन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ये क्या होगा, कन्वर्ट होके क्या अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम है हमारी वो किस में होंगे, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये यूरिक एसिड आगे जा करके मूव करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, और आपके डिफरेंट जॉइंट में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। जॉइंट में एक्यूमुलेट होने के बाद जो हमारे इन्फ्लामेशन का कास्केड है, जो बायो प्रोसेस का स्टार्टिंग है, वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, और आगे जाकर यूरिक एसिड और आपके न्यूट्रोफिल को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, इनिशिएट करेगा। और ये जो न्यूट्रोफिल जो आगे जा करके आपके न्यूट्रोफिल को स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद आपका एक्यूट गाउट पेन जो लंबे समय तक की बात करेगा तो क्रोनिक ले सकता है। तो हमारा जो ड्रग्स है वो क्या करें, हम इसको इनहिबिट करते हैं कहाँ पे, एलोप्यूरिनॉल पे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं एलोप्यूरिनॉल से। तो ये क्या करेंगे, इन जगह पर अफेक्ट करके आपके गाउट के प्रॉब्लम में क्या करेंगे, रिलीफ प्रोवाइड करता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।